नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है काफी महत्वपूर्ण है और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये किताब अपने आप में नोट्स है। जो मैं पढ़ा रहा हूं वन बाय वन सारे लाइन लिखे हुए हैं और ड्राइंग में थोड़ा सा फिगर बनाना ज्यादा टफ होता है, चीजों को समझना ज्यादा टफ होता है। तो इस किताब में मैं सारा चीज बनाकर सारा नोट्स जो आपको दिख रहा है इसमें मैंने डाल दिया है। साथ ही साथ चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट है और किताब के आखिरी में हमने 10 मॉक टेस्ट दिया है और ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए और 2018 में एएलपी में जितने भी ड्राइंग से प्रश्न पूछे गए थे सारे प्रश्नों का इसमें समावेश है। तो टाइम ना खराब करें, नोट्स बनाने में समय को जाया ना करें, किताब सामने रखिए और लेक्चर को देखिए। ये किताब के बारे में आपको हम विशेष जानकारी और देते हैं, इसके बाद हम लेक्चर को शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा धैर्य रखिए, आप इस किताब को देखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग के बुक को हमने लॉन्च कर दिया। ये बुक अपने आप में बेहद ही खास है। चाहे आप असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी का तैयारी कर रहे हो या एमपी लाइनमैन का आप तैयारी कर रहे हो या आईटीआई एग्जाम एनसीवीटी का आप तैयारी करते हो या पीएसयू इसरो डीआरडीओ बार की आप तैयारी करते हैं, अगर सब में इंजीनियरिंग ड्राइंग में बेहतर नंबर लाना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए काफी कारगर है। सबसे पहले इस बुक को हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों भाषाओं में बनाया गया है। हर चैप्टर के बाद आपको 50 से लेकर 100 मल्टीपल चॉइस प्रश्न दिए गए हैं जो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रश्नों को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उस चैप्टर पे आपका बढ़िया पकड़ हो जाएगा, बहुत बेहतरीन और गहरी जानकारी आप हासिल कर पाएंगे। ये किताब नहीं, बिल्कुल नोट्स है, वो भी मेरा नोट्स है। मैंने नोट्स को ही किताब में कन्वर्ट किया है, इसलिए क्योंकि आप मेरा वीडियो लेक्चर देखिए और ये किताब को खोलकर सामने बैठ जाइए। हर एक लाइन आपको मैच करेगा, नोट्स बनाने का झंझट ही खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन का प्रैक्टिस पर आप ध्यान दे पाएंगे। और सारे चैप्टर के बाद मैंने कुछ स्पेस आपको दिए हुए, सादा पेज छोड़ दिए हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो आपको लगता है कि नोट्स करना चाहिए आप नोट कर पाएंगे। मतलब अलग से आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हर एक लाइन आपको मैच कर जाएगा। और इस किताब के लास्ट में मैंने 10 मॉक टेस्ट आपको दिए गए। ये मॉक टेस्ट प्रीवियस में कहीं ना कहीं प्रश्न जो पूछे गए उसका मॉक टेस्ट है। चाहे 2018 एएलपी की बात करें, इसरो डीआरडीओ की बात करें, आईटी एग्जाम की बात करें, किसी भी तरह से ही भी ड्राइंग के उस चैप्टर से प्रश्न पूछे गए तो उस प्रश्नों को हम इसमें संग्रह किए। 10 मॉक टेस्ट आपको दिए, लगभग 500 प्लस आपको प्रश्नों का प्रीवियस प्रश्नों का प्रैक्टिस हो जाएगा। कॉपी आप खरीदने जाते हैं तो 70 से 80 रुपए लगाते हैं कॉपी खरीदने में, उस पर नोट्स बनाते हैं, समय आपका खराब होता है। इसमें ये किताब नहीं है, नोट्स है और नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपका पैसा कॉपी वाला भी बच रहा है और साथ ही साथ चैप्टर वाइज प्रश्न भी मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मिल रहा है और बाइलिंगुअल दोनों भाषाओं में आपको ये बेहतरीन नोट्स मिल रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है ये किताब आपके लिए काफी कारगर है। जल्दी से इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और हमारे एप्लीकेशन के अंदर में बुक वाला जो सेक्शन है वहां से इसे परचेज कर सकते हैं और इसकी प्राइस मात्र 190 रुपए है। आप मेरे सेंटर से भी ले जा सकते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से आप परचेज कर सकते हैं और ये ई बुक के माध्यम से भी अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पे। जहां पे ई बुक का सेक्शन है वहां आप मात्र 49 रुपए में ले सकते हैं। बुक अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर भी बहुत जल्द उपलब्ध हो जाएंगे। एक बार इस बुक को खरीद कर अपने लाइफ को जरूर बेहतर बनाइए। बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कमेंट करिए। सब लोग ठीक हैं? पढ़ाई अच्छा हो रहा है? किसी तरह की कोई समस्या? जैसा कि कल हमने क्लास लिया था और कल का क्लास जहां तक खत्म हुआ था वहां से शुरू हम करते हैं, ठीक है? और इस तरह से हम लोगों ने त्रिभुज भी देख लिया था और इसके अलावे आगे हम लोग क्वाड्रेटरल में चले गए थे, ये भी देख लिए थे, ये भी हो गया था और ये वर्ग आयत भी हो गया था। यहां से शुरू करते हैं समानांतर चतुर्भुज से, ठीक है? समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम से, ठीक है? पैरेललोग्राम से चलते हैं और आज मुश्किल से 10 मिनट लगेगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन करवाएंगे पिछले चैप्टर का, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स और लेटरिंग का हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? तो आइए समझते हैं, जल्दी से इस चैप्टर को कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है? सब लोगों को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए लाइक बहुत कम है, मात्र 93 ही लाइक किए आप लोग, तो लाइक और शेयर में कमी मत कीजिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। समानांतर चतुर्भुज क्या होता है? इसकी सम्मुख भुजाएं समान एवं समानांतर होती है। समानांतर चतुर्भुज की देखिए जो सम्मुख भुजाएं होती है समान और समानांतर होती है। सम्मुख भुजा कौन होता है? आमने सामने वाला। देखिए ये एक भुजा हुआ, ये समानांतर चतुर्भुज बना देते हैं आपको, देखो इधर से
ये और ये दोनों क्या है, सम्मुख भुजा है। तो दोनों क्या आपस में समानांतर होता है और समान होता है। मतलब इसकी लंबाई 10 mm है तो इसका भी लंबाई 10 mm होगा, ठीक है। और दोनों आपस में समानांतर होगा। समानांतर का परिभाषा आपको पढ़ाए थे। अब इस भुजा की बात करें, एडी की बात करें, ये भुजा और ये भुजा नामकरण करते हैं, ए है, बी है, सी है और डी है। तो एडी जो भुजा है, ये वाला और ये वाला, ये आपस में पैरेलल है, समानांतर है और इसकी भी लंबाई सेम है। मान लो ये 15 mm का है, ये 15 mm होगा तो ये भी 15 mm हो जाएगा, ठीक है। तो समानांतर चतुर्भुज क्या होता है कि इसकी सम्मुख भुजाएं समान एवं समानांतर होते हैं तथा सम्मुख कोण भी समान होते हैं। सम्मुख कोण भी समान होते हैं। सम्मुख कोण मतलब ये कोण सेम होगा तो ये भी सेम होगा, ये सेम है तो ये भी सेम है, सम्मुख कोण भी सेम होते हैं। इसके विकर्ण समान नहीं होते परंतु परस्पर समद्विभाजित होते हैं। बोल रहा है कि इसका विकर्ण जो होता है ना, एक समान नहीं होता है, एक लंबा एक छोटा रहेगा, लेकिन हमेशा ये मिडिल पॉइंट पकड़ता है, मध्य में काटता है। जैसे विकर्ण की बात करें तो इसमें विकर्ण जो है यहाँ पे एसी क्या है, विकर्ण है पहला, और दूसरा एक विकर्ण है डीबी, दूसरा विकर्ण है कौन, डीबी। तो एसी क्या है, छोटा है और डीबी बड़ा है, तो दोनों आपस में समान नहीं है, दोनों की लंबाई अलग अलग है। ये वाला अलग अलग लंबाई है और इसका लंबाई अलग है। तो ये जो डीबी है, ये डीबी है, ये बड़ा है, क्या है, बड़ा है, और ये छोटा है, ठीक है, ये छोटा है। तो इसके विकर्ण की लंबाई समान नहीं होती, असमान होती है, लेकिन इसमें खासियत ये होता है कि ये मिडिल पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को मध्य में काटता है, ये दोनों एक दूसरे को मध्य में काटता है, ठीक है। बस इसमें इतना ही समझना है। अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है समचतुर्भुज। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, इसके बाद हम लोग कमेंट आपका देखेंगे। समचतुर्भुज देखिए, रोहम्बस जिसको बोलते हैं रोहम्बस, ठीक है। इसके दोनों विकर्ण की लंबाई असमान होती है परंतु ये परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। ये समचतुर्भुज देखिए इस तरह का होता है, इस तरह का होता है, ठीक है ना। फिगर देखो, जैसे इसका नामकरण करें तो एक हो जाएगा ए बी, यहां से शुरू करते हैं, नीचे से दिख रहा होगा आप लोगों को, यहां शुरू करते हैं, ठीक है। एक भुजा हो गया ए और बी, दूसरा भुजा होगा ये ए और डी, ठीक है। तीसरा हो जाएगा डी और सी, और चौथा हो जाएगा सी और बी, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसके दोनों विकर्ण की लंबाई असमान होती है। विकर्ण मतलब देखिए यहां से यहां जो जा रहा है, इसका विकर्ण, एक विकर्ण यहां से यहां आएगा, ठीक है ना। तो इसमें जो विकर्ण है, विकर्ण कौन सा है, डी बी, डी और बी, और ए और सी, ए और सी क्या है, बड़ा है और ये छोटा है ना। दोनों एक समान नहीं होते, दोनों की लंबाई छोट बड़ होती है। पीछे वाला भी था, समानांतर भी यही था। समानांतर चतुर्भुज में क्या था, विकर्ण असमान होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज में विकर्ण दोनों को आधे मिडिल पर काट सकता है। यहां भी मध्य पे काटेगा, ये भी आधे आधे भाग में काट देगा, ये भी मध्य में काट रहा है, लेकिन ये क्या होता है, समकोण पे काटता है, समकोण पे काटता है, मतलब यहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। समानांतर वाला में समकोण पर नहीं काट रहा था, 90 डिग्री के एंगल पर नहीं काट रहा था। इसमें समचतुर्भुज में जो इसका विकर्ण है एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटता है, समकोण पर काटता है, ठीक है ना। यही अंतर है दोनों में। इसकी चार भुजाएं समान एवं समानांतर होती है, सम्मुख कोण समान होते हैं। इसकी जो चार भुजाएं हैं सब आपस में समान होते, उसमें समान नहीं था, उसकी केवल सम्मुख भुजाएं समान थी। इसके चारों भुजा समान होते, मतलब ये 10 mm का होगा तो बाकी सभी 10 mm के होंगे, ठीक है ना। बाकी सभी 10 mm के होंगे, समझ गए। अब बोल रहा है कि भुजा समानांतर होता है, तो आमने सामने वाला भुजा समानांतर होगा। ये इसके समानांतर है और ये इसके समानांतर है ना। ऐसे देखो तो लग रहा है कि समानांतर नहीं है, लेकिन आमने सामने की भुजा समानांतर, ये इसके समानांतर है और ये इसके समानांतर है। समानांतर में भी एम था, सेम चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजा समानांतर होती है, ठीक है, समझ गए। तो ये होती है हमारा समचतुर्भुज, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। इसका क्या मतलब, समलंब एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें केवल दो समानांतर भुजाएं होती है। समानांतर चतुर्भुज में
सभी भुजाएं एक दूसरे के समानांतर थी, सममुख भुजाएं समानांतर थी, समचतुर्भुज में भुजाएं समानांतर थी, लेकिन समलंब में केवल दो भुजा समानांतर होती है, केवल दो भुजा। कौन कौन? ये और ये भुजा आपस में समानांतर होती है, ये और ये नहीं होता है, क्योंकि देखो ये तिरछा जा रहा है, इसको आगे बढ़ाओगे ऐसे तो ये आगे किसी पॉइंट पर जाकर ये कट जाएगा, एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा। तो कभी भी समानांतर भुजाएं एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। तो ये जो भुजाएं क्रॉस कर रहा है तो ये भुजा समानांतर नहीं है, लेकिन ये भुजा, इसका ये भुजा समानांतर होता है, ये वाला आपस में पैरेलल होता है। इसको कितना भी आगे बढ़ा लो तो ये आपस में कटेगा नहीं। तो समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी केवल दो भुजाएं समानांतर होती हैं, मतलब दो भुजाएं, बाकी में चारों भुजा होता है, आमने सामने वाली सभी भुजाएं आपस में समानांतर होती है, इसमें ऐसा नहीं होता है। अन्य दो भुजाएं समानांतर नहीं होती है, इसके विकर्ण समान नहीं होते हैं। इसमें विकर्ण जो होगा ना, क्योंकि जब भुजा समानांतर नहीं है तो विकर्ण भी समान नहीं होगा। देखो ऐसे करोगे विकर्ण तो ये भी समान नहीं होगा, और ये मिडिल उडिल पर नहीं कटता है, क्योंकि अब ये त्रिभुज पर डिपेंड करता है कितना बड़ा है। मान लीजिए कि इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा दें ऐसे और यहां से बना दे तो देखो कि ये और ऊपर ही काट दिया, छोटा बड़ा काटता है। इसके विकर्ण समान नहीं होते और ना ही ये मिडिल पॉइंट पर काटते हैं। विकर्ण बनाओगे ना तो कभी भी मध्य में नहीं काटता है, एक दूसरे के मध्य में नहीं काटते हैं, ये इधर उधर काटता है, तो इसका विकर्ण समान नहीं होता है। इसका भुजा केवल दो समानांतर भुजाएं होती है, बाकी नहीं होता है। तो इस तरह से आपको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा तो आपको बताना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बहुभुज। अब बहुभुज शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, बताना, ठीक है ना, कि समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण आपस में कितने डिग्री के कोण पे काटते हैं? ऑप्शन ए है 90 डिग्री, बी है 60 डिग्री, सी है 45 डिग्री और डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। बताओ समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण आपस में कितने डिग्री के कोण पे काटते हैं? सुन नहीं रहा, इसका मतलब सब लोग गलत आंसर दे रहा है। समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण आपस में कितने डिग्री के कोण पर काटता है? अब सबको पीटेंगे, चलो पीछे चलते हैं। आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, डी आंसर होगा। आओ इधर पीछे लेते हैं। अब यही बोलोगे हम पढ़ रहे हैं। समानांतर चतुर्भुज है ना, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसके विकर्ण समान नहीं होते हैं परंतु परस्पर समद्विभाजित होते हैं। परस्पर, इसके विकर्ण समान नहीं होता लेकिन परस्पर समद्विभाजित होता है, आधा आधा काटता है। लेकिन ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री पर नहीं काटता है। अब बोलोगे सर ऐसे ऐसे बना दीजिए 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये कोई गारंटी नहीं होता इसमें कि 90 डिग्री पर काटेगा ही काटेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका विकर्ण समान नहीं होता है तो नहीं काट सकता है, कोई जरूरी है थोड़ा ना है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें 90 डिग्री पर नहीं काटता है, ये इधर उधर हो सकता है, ठीक है ना। 90 डिग्री किस में काटता है भाई? समचतुर्भुज में। समचतुर्भुज में इसकी जो भुजा होती है ना, जो इसका विकर्ण होता है, देखो समचतुर्भुज में 90 डिग्री पर काटता है, समानांतर में नहीं काटता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चतुर्भुज में केवल दो भुजाएं आपस में समानांतर होती हैं? बताओ इसका आंसर। देखो बिक्की राज बोल रहा है कि हेलो नेहा जी, फिर नेहा जी को पीछे पड़ गया तुम लोग। नेहा जी को पढ़ने मत देना।
देखिए, 30 चतुर्भुज में केवल 2 भुजाएं आपस में समानांतर होती हैं। बताओ भाई, समलंब। नेहा जी तो आंसर कर दी, लेकिन जो नेहा जी को हेलो कर रहा है उसका आंसर अभी तक नहीं आया। वो बेचारा नेहा जी के चक्कर में बर्बाद होने के लिए एकदम तैयार है कि बर्बाद होना है। तो कौन होगा आंसर इसका? इसका आंसर होगा समलंब, समलंब चतुर्भुज, ठीक है ना। उसमें केवल 2 भुजाएं क्या होता है? समानांतर, और बाकी भुजाएं समानांतर नहीं होता है, ठीक है ना। तो ठीक है, इस तरह से ध्यान देकर पढ़ना है। आगे देख लो, बहुभुज, पॉलीगॉन। 5 या अधिक भुजाओं से घिरी आकृतियों को बहुभुज बोलते हैं। 4 को हम लोग क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं ना, जिसमें 4 भुजा हो। लेकिन 4 से ज्यादा हो उसको क्या बोल दिया? बहुभुज बोल दिए। 4 से ज्यादा उसको बहुभुज बोल दिया। 4 हो, 5 हो, सॉरी 5 हो, 6 हो, 7 हो, 10 हो, 2000 हो, अनंत हो, सब क्या है? बहुभुज है, ठीक है ना। एक नाम दे दिया बहुभुज, ठीक है। बहुभुज 2 प्रकार का होता है, एक रेगुलर पॉलीगॉन होता है और एक इरेगुलर होता है। एक होता है समान, मतलब उसको मालूम हो उसकी लंबाई कितने भुजा है, उसको रेगुलर बोलते हैं। एक होता है इरेगुलर, जैसे इरेगुलर का मतलब ऐसे 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 बना दिया, ये भी क्या है? बहुभुज है, लेकिन इसमें भुजाएं अजीब तरह का है, ठीक है ना। इस एक रेगुलर शेप में नहीं है ना, इरेगुलर शेप में नहीं है। लेकिन ये सब बहुभुज होता है, ये रेगुलर शेप वाले होते हैं, ये नहीं है, ये सब रेगुलर शेप में होते हैं। इसमें 6 भुजा है, इसमें 5 है, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, ये रेगुलर में आता है, जिसमें एक निश्चित आकृति बनती हो। जिसका आकृति नहीं बनता है, कुछ भी ऐसे बना दिए, इसको बोलेंगे क्या? इरेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। समझ में आ गया? नेक्स्ट, रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है ना। रेगुलर पॉलीगॉन देखिए यहां पे 2 होता है, रेगुलर और इरेगुलर। और रेगुलर समझते हैं हम लोग यहां पे, ठीक है। यदि इनकी भुजाएं एवं इनके बीच के सभी कोण समान होते हैं तो उसको समबाहुभुज बोलते हैं, ठीक है ना। यदि इनकी भुजाएं और इनके बीच के कोण समान होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समबाहुभुज बोलते हैं, ठीक है ना। बहुभुज का नाम उनकी भुजाओं संख्या के अनुसार रखा जाता है, जैसे पंचभुज जिसमें 5 भुजा हो। बहुभुज का नाम हम कैसे रखते हैं? उनकी भुजाओं के अनुसार रखते हैं, कितनी भुजा का संख्या है। 5 भुजा है तो पंचभुज, 6 भुजा है तो षष्ठभुज, और 7 भुजा तो सप्तभुज, 8 है तो अष्टभुज, है ना। पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन है, डेकागन, ये सब कैसे रखते हैं हम लोग? उसके भुजा के संख्या के आधार पर, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो इसकी भुजा देखो, ये पेंटागन है, ठीक है ना। ये कौन है? हेक्सागन है। तो उसी तरह से ये हम लोग नाम रखते हैं इसके भुजा के आधार पे। नेक्स्ट आता हमारा बहुभुज, प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगॉन। प्रॉपर्टी बताइए, पॉलीगॉन की प्रॉपर्टी मतलब उसकी विशेषता क्या है, ठीक है ना, गुण क्या है। तो बहुभुज के सभी कोण एक वृत्त पर स्थित होते हैं। बहुभुज जितना भी होता है ना, एक वृत्त के एक सर्कल के अंदर में उसको हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, बनाते हैं। कोई भी बहुभुज होगा, मान लीजिए हम अगर पेंटागन की बात करें तो देखो पेंटागन में बनाएंगे, ऐसे बनता है ना पेंटागन, ऐसे। तो इसको अगर हम ऐसे घुमाएंगे तो एक सर्कल के अंदर में आ जाएगा, ठीक है ना। तो कभी भी जितने भी बहुभुज होते हैं ना, एक सर्कल के अंदर में ही बनाए जाते हैं, एक वृत्त पर ही स्थित होते हैं। इसमें भी देखोगे तो कोई भी, जैसे ये षष्ठभुज है, 1 2 3 4 5 6, ये षष्ठभुज है, हेक्सागोन है। अब इसको देखो, एक सर्कल के अंदर में हम लोग कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं, तो बनाए हुए हैं। इसको पहले हम क्लियर बना देते हैं, विजिबिलिटी बढ़ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इसको समझ लीजिए। देखो यहां से शुरू करते हैं, इस पॉइंट से, और ये पॉइंट एफ है और पॉइंट ई है, ठीक है। दोनों को मिला लो ऐसे, फिर ई है और डी है, यहां से ऐसे मिला लो। फिर इस पॉइंट को डी और सी को मिला लो, और सी और बी को मिला लो, और बी और ए को मिला लो, और ए और एफ को मिला लो। अब काउंट करोगे तो ये क्या है? क्या है ये? हेक्सागोन है, ठीक है ना। 6 भुजा इसमें। तो क्या बोलता है कि वृत्त, बहुभुज के सभी कोण एक वृत्त पर स्थित होते हैं। तो इसको देखो, बाहरी कोण को अगर हम एक चाप द्वारा हम वृत्त के निर्माण करें, ये इसको डायमीटर मान लो, और यहां से चाप लोगे तो एक वृत्त का ही निर्माण हो जाएगा,
कलर को चेंज कर लेते हैं, देख लेना। एक क्या होगा, वृत्त का एक निर्माण हो जाता है, ठीक है। एक वृत्त का इसको मिला दो, ठीक है ना, इसको मिला दो, तो आप देखोगे यहां पे कि ये जो हेक्सागोन है या जो भी बनाएंगे, पॉलीगोन जो भी बनाएंगे, इस वृत्त के अंदर में ही बनता है, ठीक है। इसके जो कॉर्नर होते हैं ना, एक मिनट रुकना, बैटरी डाउन होने वाला है जल्दी से। इसके वृत्त के जो सॉरी ये हेक्सागोन है, इसके जो कॉर्नर होता है ना, ये वृत्त से टच करता है, ठीक है ना, ये वृत्त से टच करता है। ये तो पहला प्रॉपर्टी हो गया। अब दूसरा बोल रहा है कि इसकी सभी भुजाएं इसके अंतः वृत्त की स्पर्श रेखाएं होती है। अब इसके अंदर से अगर हम एक वृत्त का निर्माण करें इसके अंदर, तो वो इसके सभी भुजाओं को टच करते हुए बनेगा। अगर अंदर से वृत्त का निर्माण करें, दिख रहा है आप लोगों को, ब्लैक से ही बनाते हैं। अंदर एक वृत्त का निर्माण करें तो देखोगे ये वृत्त जो बन रहा है ना, इस सभी भुजाओं को टच करते हुए ये बन रहा है, ठीक है ना। तो अंतः स्पर्श रेखा होता है, एक वृत्त का जो अंदर वाला भाग होता है ना, अंतः स्पर्श रेखा से बनता है। देखिए इसकी सभी भुजाएं इसके अंतः वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। इसके अंदर में जो वृत्त बनेगा इस हेक्सागोन का, तो वो वृत्त सभी भुजाओं को अंतः स्पर्श करेगा, अंदर अंदर स्पर्श करेगा। बाहरी जो वृत्त बनेगा वो कॉर्नर को स्पर्श करेगा, ठीक है। इसके सभी अंतः कोण का योग, अंतः कोण का योग, अंतः कोण का योग कितना होता है, 2x माइनस 4 इंटू 90। इसको ब्रैकेट में कर दो, ये इसका फॉर्मूला होता है 2x माइनस 4 इंटू 90, अंतः कोण का योग बोल रहा है, ठीक है। x क्या है भाई यहां पे, x, तो x यहां पे इसके भुजाओं की संख्या है। x की बात करती है, भुजाओं की संख्या कितना भुजा है, ठीक है। अंतः कोण का योग निकालना हो तो भाई इससे निकाल सकते हैं, ठीक है ना, 2x माइनस 4 इंटू 90। तो एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो मान लो हेक्सागोन का 6 भुजा है, 6 भुजा है ना, इसका भुजा कितना है, 6 है। तो इस फॉर्मूला पे रख लो 2x माइनस 4 इंटू 90, ठीक है ना। तो x के जगह पर 6 रख दो, तो 2 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 90 का भाग गुना, जोड़ घटाओ, 6 दूनी 12, 12 माइनस 4 इंटू 90, 12 में से 4 घटा 8, 8 हुआ ना, 8 4 12, 8 इंटू 90 डिग्री गुना करोगे कितना होगा, 9 8 72, 9 8 72, तो 720 डिग्री आ रहा है, ठीक है ना। तो अंतः कोणों का योग, सभी अंदर वाले कोण का योग जोड़ोगे तो ये 720 होता है, ठीक है ना, 720 होगा। षष्ठभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 720 होता है। और पेंटागन होगा, अगर पेंटागन पंचभुज होगा, पंचभुज होगा तो यहां पे 5 भुजा होगा, तो यहां पे हम x के जगह पे हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, ठीक है ना। ऑक्टागन होगा तो x के जगह पे 8 रखेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक अंतः कोणों का योग हम यहां पे निकाल लेंगे, ठीक है। सब लोग अच्छा कमेंट कर रहा है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री इंटू n निकाल सकते हैं। अब प्रत्येक कोण का मान निकालना है, मान लो कि ये जो हम बनाए थे अभी हेक्सागोन, उसके एक कोण का मान कितना होगा, थीटा का मान कितना होगा, या 6 कोण है ना, एक कोण का मान क्या होगा। तो अभी हम क्या निकाले थे इस फॉर्मूला से, 2x माइनस 4 इंटू 90 डिग्री निकाले थे ना। x का वैल्यू यहां पर कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि भुजा का संख्या है, भुजा का संख्या 6 है यहां पर, है ना। तो कितना आया था हमारा यहाँ वैल्यू, 720 आया था। ये अंतः कोणों का योग था, टोटल कोण 6 कोण मिलाकर ये 720 था। एक कोण का योग निकालोगे तो क्या करेंगे हम लोग, भाग कर देंगे किससे, 6 से। तो कटाइए इसको, कैसे कितना होगा, बर्छक 72 है ना, 12 से कट जाएगा ये तो 120 हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा ना 120, 120 डिग्री होगा एक भुजा का, ठीक है। तो एक जो कोण का मान होगा 120 डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है कि अंतः कोणों का योग निकालेंगे, अंतः कोण का योग निकालते हैं। हम लिखते हैं 2x माइनस 4
इंटू 90 डिग्री, ठीक है। अगर एक कोण का मान निकालते हैं, एक कोण का मान निकालना हो, किसी एक कोण का मान, तो क्या करते हैं हम लोग, 2x माइनस 4 इंटू 90 डिग्री अपन n, n मतलब भुजा की संख्या, यहां से निकाल लोगे, हो जाएगा। ये दोनों याद रखना, ठीक है ना। बहुभुज के सभी बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। बहुभुज के सभी बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। क्यों 360 डिग्री होता है? क्योंकि ये एक सर्कल के अंदर में बनता है। देखो बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट कि बहुभुज के सभी बाहरी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो आपको मालूम है कि एक सर्कल हम बनाते हैं, वो कितने का होता है? ये 360 डिग्री का होता है ना, 360 डिग्री का। और जितने भी बहुभुज होते हैं ना, सब अंदर ही बनते हैं, इसके सर्कल के अंदर ही बनते हैं। तो बाहरी कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा। समझ गए? बहुभुज के आंतरिक कोण एवं इसके बाहरी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आंतरिक कोण और बाहरी कोण, अंदर वाला कोण और बाहर वाला कोणों का अगर योग निकालते हैं तो हमारा ये 180 डिग्री का होता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, ये दोनों पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये खत्म हो गया, आपका क्लास कंप्लीट हो गया, ज्योमेट्रिक फिगर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर किसी को टेस्ट देना है तो इसका टेस्ट देने के लिए आपको, मतलब इस चैप्टर का अगर टेस्ट देना है तो इसके लिए हम बता दे रहे हैं। यहां पे इजीवे एप्स को डाउनलोड कर लेना, इजीवे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। सबसे पहले कहां से? प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो वहां पे रेलवे सर्च करोगे तो बहुत सारे रेलवे का कोर्स आएगा। जैसे देखो यहां पे इलेक्ट्रीशियन का कोर्स है, CBT 2 का केवल, रेलवे वायरमैन का है, रेलवे मशीनिस्ट है, रेलवे टर्नर है, रेलवे फिटर है, और यहां पे रेलवे इलेक्ट्रीशियन है। तो यहां पे देखो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ठीक है ना। और इसका फी 1200 है, लेकिन इसके अंदर जो टेस्ट है फ्री है आप लोगों के लिए। तो ज्योमेट्रिक फिगर के लिए आपको ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोर्स सर्च कर लेना है और इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा, इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन होगा तो यहां पे आपको दिखाई देगा कंटेंट, ठीक है ना। इस तरह से ओपन हो जाएगा तो यहां पर कंटेंट दिखाई देगा। कंटेंट पर क्लिक कर लेना है। कंटेंट पर क्लिक करने के बाद आप इसके कंटेंट के अंदर में चले जाओगे तो यहां पे इंजीनियरिंग ड्राइंग लेक्चर है, इंजीनियरिंग ड्राइंग ऑनलाइन टेस्ट है। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग ऑनलाइन टेस्ट पर क्लिक कर लेना है, इस पे, ठीक है ना। और इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने आ जाएगा चैप्टर वाइज टेस्ट सोल्यूशन मॉक टेस्ट। तो आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पर क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक कर लोगे, इस पे क्लिक करने के बाद आ जाना यहां ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट ज्योमेट्रिकल फिगर। तो आपको क्लिक करना है ज्योमेट्रिकल फिगर पे, ठीक है ना। और इस पे क्लिक करोगे तो इसके अंदर में 2 टेस्ट है, ठीक है ना, 2 टेस्ट है। पहला टेस्ट को आपको अटेम्प्ट करना है, पहला टेस्ट को आपको देना है, और ये फ्री है आप लोगों के लिए, 100% फ्री है, ठीक है। बाहर का कुछ क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हैं, वो लेक्चर तक है ना, सब समझ में आ जाएगा। ज्योमेट्रिकल फिगर का टेस्ट आप सभी लोगों को देना है और इसका हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है ना। इसके बाद अगला जो चैप्टर होगा लाइन को शुरू करेंगे। इस टेस्ट को सभी लोग जरूर देंगे। जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे कोई फायदा नहीं होने वाला। और टेस्ट तुरंत अगला क्लास से स्टार्ट होने से पहले टेस्ट को क्लोज कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। इसलिए टेस्ट दे लीजिए, ये फ्री हमेशा नहीं रहेगा, जब तक क्लास चल रहा है तब तक चल रहेगा, ठीक है ना। तो आज क्लास ज्योमेट्रिकल फिगर का कंप्लीट हुआ तो टेस्ट 5 दिन ओपन रहेगा, टेस्ट दे लेना, नहीं तो इसके बाद उसको बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये पेड कोर्स है, तो पेड कोर्स में हम आप लोगों को दे रहे हैं एक मौका प्रैक्टिस सेट लगाने का, ठीक है, नहीं तो ये फिर क्लोज हो जाएगा। तो आप इसे दे लेना और इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। देखो यहां पर 2 टेस्ट है ना, ज्योमेट्रिकल टेस्ट 3 है, ज्योमेट्रिकल फिगर 1, टेस्ट 4 है, ज्योमेट्रिकल फिगर B। तो आपको ये वाला टेस्ट देना है, ठीक है ना, इसको देना है। अभी लॉक दिखा रहा है यहाँ पे, लेकिन अनलॉक कर दिया गया है, ठीक है। जाकर टेस्ट दे लेना। अब नेक्स्ट यहां पे कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है, यहां पे आपका कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे, जो पिछला चैप्टर है उसका सॉल्यूशन वीडियो बनाते हैं, ठीक है ना, उसका सॉल्यूशन क्लास लेते हैं। देखो ये जो दूसरा टेस्ट था, तो इसमें बच्चे ने लगभग 1089, मतलब टोटल 1089 बच्चों ने इस टेस्ट को अटेम्प्ट किया था। टोटल 1089 बच्चों ने इस टेस्ट को टोटल
1089 बच्चों ने इस टेस्ट को अटेम्प्ट किया था। क्या करें, नेहा जी को ही बाहर कर दें? तुम लोग नहीं सुधरोगे। कुछ लोग आते हैं मतलब इंटरटेनमेंट के लिए। सलमान खान का मूवी चल रहा है यहाँ पे, प्रेम कथा, ठीक है ना, प्रेम पुजारी, हम आपके हैं कौन, तेरे नाम, बहुत सारे मूवी चलता है ना सलमान खान का। तो मूवी का ये लोग यहाँ पे शूटिंग कर रहे हैं। तो कर लो बाबू, जब नौकरी नहीं मिलेगा ना, कोटवार लेकर रोड पे घूमोगे तो उस दिन पता चलेगा अभिषेक सर कुछ कह रहे थे। एक तो इन लोगों को पढ़ाओ डेली टाइम पे और नोट्स बनाओ, यहाँ पे आके नेहा जी, रेखा जी, कविता जी जी लगाकर जो चैटिंग कर रहे हैं आप लोग, काबिले तारीफ है। कैसे कल्याण हो रहे तुम लोगों का, शादी करा देना चाहिए तुम लोगों का, ठीक है ना। चलो नेहा जी, टाटा बाय बाय, आपको हम रिमूव कर दिए। आप बस कमेंट नहीं कर पाइएगा, आप लेक्चर को देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पगला गए थे। ठीक है, आइए अब पढ़िए आप लोग। यहाँ पे पहला रैंक है, इसमें रैंक 1 है रोशन कुमार, ठीक है ना, रोशन कुमार का रैंक 1 है। और इन्होंने इसमें टोटल 35 क्वेश्चन है, ठीक है, 35 क्वेश्चन है और 1 मिनट 40 सेकंड में इन्होंने टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। 100% इनका मार्क है। और रोशन कुमार के लिए जोरदार ताली आप लोग बजाइए, कंग्रेचुलेशन लिखिए रोशन के लिए। रोशन का रैंक 1 है। रैंक 2 पे है हमारे निमाई ठाकुर, ठीक है, निमे ठाकुर। और ये इनका जो रैंक है रैंक 2 है और इन्होंने टाइम लिया 1 मिनट 53 सेकंड लिया है 35 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। इनके लिए भी कंग्रेचुलेशन और बधाई। और तीसरे नंबर पर जितेंद्र यादव, जो सेकंड टॉपर थे और इनका रैंक 3 है। पिछले बार इन्होंने तीसरे स्थान पर थे। तो ये 3 लोग टॉप किए हैं पिछले चैप्टर के। 1053 लोगों के बीच में इन लोगों का ये रैंक है। इनको मेरे तरफ से 1500 रुपए का डिस्काउंट है रेलवे के फुल कोर्स पे, ठीक है ना। रेलवे के फुल कोर्स पे इनको 1500 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 50% इनको डिस्काउंट मिल चुका है। निमे ठाकुर को 1000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा और जितेंद्र यादव को इनको तो मिल चुका है 500 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों से कांटेक्ट किया जाएगा, हमारे इजी वे ग्लोबल के हेल्पलाइन नंबर से कॉल जाएगा इन तीनों लोगों को। अगर आपको कोर्स परचेज करना होगा तो आप इसका उपयोग करके आप कोर्स को ले सकते हैं, ठीक है ना। आपके पास 10 दिन का टाइम रहेगा। 10 दिन के अंदर में अगर आप लेना चाहते हैं तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, ठीक है। देखिए यूट्यूब पर जो कटिंग घूम रहा है ना, बहुत पुराना कटिंग है। वो ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसे फर्जी न्यूज है, 2 साल पहले का न्यूज है, वो घूम रहा है और लोग व्यू के चक्कर में बनाए जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अभी नियम में कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है। जो नियम 18 में था अभी भी वही है। जब बदलाव होगा तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, उसके लिए आप लोग परेशान नहीं होना है, ठीक है। समझ गई है। अब डिस्टर्ब ज्यादा कर रहा है तुम लोग, तो चलो जल्दी से ये देख लो। आप लोगों को टेस्ट देना है इस चैप्टर का, तो 2 दिन और इस टेस्ट को हम ओपन रखेंगे और इसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। तो आपको करना क्या है, इजी वे डाउनलोड करना है। कहां से? प्ले स्टोर से। एक 2 एप्लीकेशन, एक इजी वे ग्लोबल रहेगा और एक इजी वे रहेगा। आपको डाउनलोड इसको करना है, इजी वे को डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद ओपन करना है। ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद ऑल कोर्सेस में जाना है। ऑल कोर्सेस में जाने के बाद यहां पे सर्च कर लेना रेलवे। रेलवे जैसे सर्च करोगे तो आपके सामने बहुत सारे कोर्स निकलकर सामने आएंगे और आपको करना क्या है,
इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला, ये वाला कोर्स को क्लिक करना है। इस कोर्स पे क्लिक करोगे, अभी बताए भी थे, इसी तरह का प्रोसीजर अपनाना है। क्लिक करने के बाद ये खुल जाएगा, और ये खुलने के बाद आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग लेक्चर दिखेगा यहाँ पे, और इसके नीचे ये टेस्ट दिखेगा, और ये टेस्ट के अंदर में चले जाना। अंदर में जाओगे तो यहाँ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट और लेटरिंग का टेस्ट दिख रहा है, इस पे क्लिक करके टेस्ट को आपको अटेम्प्ट कर लेना होगा। ठीक है, अटेम्प्ट करने के बाद आपका हो जाएगा। और इसका जो पीडीएफ है, ये दोनों चैप्टर, पहला चैप्टर, दूसरा और तीसरा चैप्टर का पीडीएफ आप लोगों को इजी वे ग्लोबल ग्रुप में डाल दिया गया है। 18,000 बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं, और ये अभिषेक राज यूट्यूब चैनल है, ठीक है ना, इस पे दोनों को ज्वाइन कर लेना। कभी कभी हम इस ऑफिशियल जो हमारा चैनल है टेलीग्राम को, उसी में डालकर हम छोड़ देते हैं, कभी कभी दोनों में डालते हैं, तो दोनों को ज्वाइन कर लेना, दोनों से आपको फायदा हो जाएगा। भूल चूक से ऐसा हो जाता है, कभी इसी में ही डाल देते हैं, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर लेना। अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चन, ठीक है। अब बहुत हो गया बातचीत, अब करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत, ठीक है। आइए क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन करता है। सब कर सकते हैं नेहा। अरे आप लोग इधर पढ़ाई करो, नेहा के चक्कर में मत रहो, पढ़ो, और जिसको रहना है वो रहो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तुम्हारा किस्मत फूटेगा, हमें क्या, हम तो पढ़ाना जानते हैं। आइए पढ़िए। अब बताओ इसका आंसर बताओ। चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम बताइए। चित्र में दिखाए गए उपकरण का नाम बताइए, कौन सा उपकरण है, ठीक है। ऑप्शन ए है बो कंपास है, बो डिवाइडर है, ड्रॉप स्प्रिंग है, या ड्रॉप स्प्रिंग बो पेन है, कौन सा है। एबीसीडी बताओ। ये ए रहा, ये बी रहा, और ये सी रहा, और ये डी रहा, कौन सा सही है, कमेंट करो। जिसको सवाल पूछना है वो संडे सवाल में जाकर कमेंट कर दे, वहां पर रिप्लाई करेंगे। यहां पर हम पढ़ाते हैं, रिप्लाई बाबू हम नहीं कर पाएंगे। पढ़ाना मेरा काम है, पढ़ाते समय मूड डिस्टर्ब मत किया करो। ये कौन सा आंसर है, तो आंसर होगा ड्रॉप स्प्रिंग बो पेंसिल है, ठीक है ना। ड्रॉप स्प्रिंग पेंसिल है, ये कौन सा है, ड्रॉप स्प्रिंग पेंसिल है, याद रखना, ठीक ना। चित्र में देख लो, इसको एक बार फिर दिखाते हैं। ये जो चित्र है ना, ड्रॉप स्प्रिंग पेंसिल है, ठीक है ना। ये ड्रॉप स्प्रिंग पेंसिल है, ड्रॉप स्प्रिंग पेंसिल, इसमें पेंसिल लगाया जाता है, यहां पेंसिल लगता है, तो इसलिए ड्रॉप स्प्रिंग पेंसिल बोलते हैं, ठीक है ना। पेंसिल लगा हुआ है ना। नेक्स्ट है चित्र में दिखाए गए ड्राइंग उपकरण को पहचाने। ये चित्र में जो दिखाया गया ड्राइंग उपकरण, इसको पहचाने, इसको बताइए कौन सा है। चित्र में दिखाए गए ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट को पहचानिए, बताओ कौन सा है। नेम द डिवाइस इन द पिक्चर। बड़ी कंपास है कि बड़ा डिवाइडर है कि बो कंपास है कि ड्रॉप स्प्रिंग है, कौन सा है। डी है सर, सी कोई बोल रहा है सी। देखो तो इसका नाम है बड़ी कंपास, ठीक है ना, इसका नाम है बड़ी कंपास। ये क्या है, ये बड़ी कंपास है। एग्जाम में फेल हो जाओगे, ठीक है ना। ये देख लो, रिवीजन नहीं करो तुम लोग, पढ़ाई नहीं करो ढंग से, इसीलिए आंसर गलत आ रहा है, ठीक है। बड़ी कंपास है। नेक्स्ट है दो सेट स्क्वायर के समायोजन से अनेक कोण बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। बोल रहा है कि दो सेट स्क्वायर के समायोजन से अनेक कोण बनाए जा सकते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि जो ये अल्फा है, इसका वैल्यू क्या होगा। कमेंट करो तो क्या वैल्यू होगा, बिना ऑप्शन देखे कमेंट करके बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो। एक 105 डिग्री लिख रहा है सर, 105 कितना होगा वो बताओ। तो देखो इसमें आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। वैसे तो 45 से ये 90 हो सकता है, ठीक है ना, एक तो 90 होता ही है, लेकिन पूछ रहा है इसके बारे में। तो आपको मालूम ही है कि दो रेखा ओ ए और बी, ठीक है ना, यहां पर जो एंगल बनता है 180 डिग्री का बनता है ना, 180 डिग्री का। और यहां भी देखो तो वही कहानी है, एक रेखा है और ये पॉइंट हो गया, और यहां पे टोटल एंगल 180 का बनेगा, ठीक है ना, 180 डिग्री का बनेगा। लेकिन इधर 2 का मान दिया हुआ इधर वाला का, और इधर वाला का निकालना है। तो 180 में से घटा दो, माइनस 30 प्लस 45, 30 प्लस 45 कितना होता है 5, 4 3 7 75। तो 180 में से 75 को माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 180 में से 75 माइनस करोगे तो कितना आएगा 5
0A 105, तो इसका आंसर क्या होगा 105 डिग्री। तो यहां पे क्या वैल्यू होगा 105 डिग्री। समझ गए ना? तो एग्जाम में ऐसे इसका आंसर करना होगा। सब लोग अच्छा कमेंट कर 100, हाँ गुड, बहुत अच्छे, सुंदर, लव यू, बहुत अच्छा। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आंसर क्या होगा 105 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है। अब इसका बताओ कि इसमें पूछ रहा है इसका वैल्यू पूछ रहा है। किसका? इसका वैल्यू पूछ रहा है। ये दो सेट स्क्वायर है, ठीक है ना, और इसका वैल्यू पूछ रहा है कि इसका अल्फा का वैल्यू बताओ कि क्या होगा। ये सब पूछता है क्वेश्चन रेलवे में, ठीक है ना, तो जल्दी से बता दो क्या होगा। इसका पूछा, इसका नहीं दिया है, ठीक है ना, इसका दिया, ये दोनों का नहीं दिया और पूछ रहा है इसका, तो कैसे निकलेगा? सेम वही कंसेप्ट लगाएंगे 180 डिग्री वाला, ठीक है ना, ओ ए और बी, पूरा कोण कितना होता है 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये पूरा यहां से यहां कितना होगा 180 होगा। ये पूरा कितना है 180 है। अब 180 में से 30 दिया है, लेकिन ये दोनों नहीं दिया हुआ है। तो हमको मालूम है ना, तो हमको मालूम है कि जो हमारा सेट स्क्वायर होता है तो दो तरह का होता है। एक होता है 30, 60 और 90 का, एक होता है 45, 45 और 90 का होता है ना। तो 30 और 90 मालूम चल गया, और बचा ये वाला। तो यहां पे घटा दो, 180 में से माइनस कर दो किसको, 90 प्लस 30 को, 90 प्लस 30 को। तो 180 माइनस कितना हो जाए 90 प्लस 30 कितना हो गया 9 3 12, 120 डिग्री हो गया। 180 में से 120 डिग्री घटेगा तो कितना हो जाएगा 0 6 2 8 कट गया 60 डिग्री। इसका वैल्यू कितना होगा ये 60 डिग्री होगा। ठीक है ना, इसका वैल्यू 60 डिग्री होगा। देखो सब लोग कमेंट अच्छा कर रहे हैं, गुड, बहुत अच्छा। मोनिका, कंचन, शिव, निकू, हिमांशु, मुकेश, रोहित, काजल, सौरभ, नेहा, पांडव, शिवम, अंकित, राजा, सब लोग कमेंट अच्छा कर रहे हैं, नाइस, सुपर। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होगा 60 डिग्री होगा। देखो आंसर कितना होगा ए 60 डिग्री। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट ये है, और इसका जो आंसर करेगा उसको मेरे तरफ से 5 करोड़ का मुंह मांगा इनाम है। ठीक है ना, 5 करोड़ का इनाम मिलेगा। इसका वैल्यू बताओ। ये बोला है कि सेट स्क्वायर रखा हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये वाला कोण का इसका वैल्यू क्या होगा, बताओ इसका वैल्यू। चलो देखो इसका वैल्यू क्या होगा। पहली बात यह है कि ये 90 डिग्री है यहां पे दिया हुआ, और ये दिया हुआ 90 डिग्री। ठीक है, ये हो सकता है हमारा, ये हो सकता है इसको हम 90 डिग्री का है, तो इसको हम मान सकते हैं, क्या माने यहां पे 45 45 मान लो एग्जाम्पल के लिए अभी। ठीक है ना, 45 45 मान लो। इधर में क्या होता है 30 60 का होता है, तो इसको मान लो 60 और इसको मान लो 30। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे मान लेंगे अपने मन से, तो कुछ नहीं, 45 45 इसको मानो, नहीं तो इसको भी ऐसे कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो ना। ये 90 हो गया, तो इसको 45 45 कर लो, ठीक है ना, और इसको कर लो 60 30, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो 90 तो फिक्स है, क्योंकि देखो यहाँ पर 90 का सिंबल बना हुआ है, समकोण का सिंबल बना हुआ है। ऐसे नहीं करोगे, बोलोगे नहीं हम इसको उल्टेंगे, इसको 30 इसको 60 करेंगे, तो कर लो, जो मर्जी वो कर लो। ठीक है ना, करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब समझे, यहां पे ऑप्शन देखो, यहां पे ऑप्शन में दिया है 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 105 डिग्री, तो इसी में से कोई आंसर होगा। तो हम लोग वहां पे जो डिजाइन कर रहे हैं ना, ये वाला दो सेट स्क्वायर है ना, डिजाइन जो कर रहे हैं हम लोग, जो डिजाइन कर रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ, ये बोल रहा है कि 90 डिग्री का है, और इधर ये 90 डिग्री का बोल रहा है। ठीक है ना, तो बाकी इसको हम मान लो हम 45 45 मान लिए। ठीक है ना, इसको 45 इसको 45 मान लिए, चाहे इसको 45 इसको 45 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब दूसरा स्टेप होता है 30 और 60 मानने का, तो मान लो हम इसको 60 मान लिए, सॉरी इसको 30 मान लिए, इसको 60 मान लिए। ठीक है, अब निकालो इस पे, अब निकालोगे, अब निकालो किसका वैल्यू, यहां पे वैल्यू देखो, किसका वैल्यू निकालना, उधर वाले का, बाहर वाले का। ठीक है,
अब यहां पर वैल्यू निकालो, यो सॉरी थोड़ा सा नीचे कर रहे थे हम। देखो ये 90 मान लिया, इसको हम लोग 45 कर लिए, ठीक है। इसको ये 90 हो गया, इसको मान लिए 30 और इसको मान लिए 60 आपके लिए, ठीक है। तो आप यहां पर देखो वही कंडीशन 180, तो 180 में से घटा लो -45 + 60, ठीक है। तो घटाओ 45 में से 45 और 60 कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस ये हो जाएगा 5 6 6 4 10 105 हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा ना, 105 हो जाएगा। और 105 में से 180 घटाओगे तो 5 और 7 ये कट गया, तो 75 डिग्री। ऑप्शन में 75 डिग्री है क्या? ऑप्शन में 75 डिग्री है कहीं पे? नहीं है, नहीं है ना। तो ऑप्शन में कहीं 75 डिग्री नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये तो 45 हर जगह रहेगा, हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना होगा। तो हम करते हैं इसको उल्टा, इसको करते हैं 60 डिग्री और इसको करते हैं हम 30 डिग्री, ठीक है। ऐसे करते हैं। अब 30 डिग्री करेंगे तो यहां पे जो हम लिख रहे थे 60, ये हो जाएगा 30, और इसको करेंगे 30 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 5 और 4 3 7, ये हो जाएगा 75 डिग्री, ठीक है। और 75 में से 180 घटाओगे, 75 में से 180 घटाओगे तो घटा के देख लो, 5 हो गया और हो गया 0 और 1 हो गया, मतलब ये 105 डिग्री होगा। तो ये जो होगा ये 105 डिग्री होगा। और ऑप्शन में भी 105 डिग्री दिया हुआ है, देख लो, दिया है ना 105 डिग्री, ऑप्शन में भी 105 डिग्री दिया हुआ है। मतलब कुछ चीजें ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही करना होता है, ठीक है ना। कुछ चीजें ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही करना होता है। तो हमारा क्या हुआ 105 डिग्री, मतलब यहां पे हम जो सेटिंग किए थे इस तरह से सेटिंग करना है कि 45 तो कहीं रखो, इसमें रखो चाहे उसमें रखो, लेकिन इसके बगल वाला 30 रखना होगा, तब जाकर मेरा ऑप्शन को मैच करेगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन मैच कराने के लिए हमको इस तरह से करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, बोल रहा है कि ड्राइंग बोर्ड के इस भाग के नाम बताओ। ड्राइंग बोर्ड के इस भाग का क्या नाम है, कमेंट करके बताओ, ऑप्शन नहीं दिखाएंगे, कमेंट करके बताओ कि इसका नाम क्या है। पीछे वाला भाग है, ये पीछे ड्राइंग बोर्ड के पीछे वाला भाग है, ये दोनों का नाम क्या है। एक 105 डिग्री 90 डिग्री से बड़ा होगा तो बाबू बाहर के कोण को बोल रहा है, ठीक ना, अंदर वाला कोण के बारे में थोड़े बोल रहा है। सेट स्क्वायर के बाहरी कोण की बारे में बात कर रहे थे। 105 हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, 120 भी हो सकता है। इतना तक इसका आंसर लिखो, हम बता रहे हैं। ये जो सेट स्क्वायर था ना दो, तो क्या पूछ रहा है, इधर बाहर वाला कोण के बारे में पूछ रहा है। इधर 45 होता है, ये 45 हो गया, ये 90 मान लो इसको, इसमें ये 90 हो गया, ये 45 हो गया, तो क्या दिक्कत है, 30 हो गया, 30 60 हो गया था। बाहर वाला कोण तो हो सकता है ना, तो बाहरी कोण के बारे में पूछ रहा था। जाकर लेक्चर को देखना पहले जो पढ़ाए थे। क्या नाम है भाई इसका, बेटेन। चलो सब लोग बढ़िया कमेंट कर रहा है, टॉप, शिवम, हिमांशु, विश्वजीत, सोनकर, शुभम, नीरज, कवि, शिव, अमित, शिवा, विशाल, नीरज, सबका आंसर सही है, बेटेन है। चलो स्ट्रिप और बेटेन नहीं, एगो स्ट्रिप लिख रहा है, स्ट्रिप नहीं होगा, क्या होगा आंसर, बैटन होगा। ये क्या होगा, बैटन होगा, ये आंसर होगा, ठीक है ना। स्ट्रिप तो उसको बोलते हैं जो लकड़ी अलग अलग होता है ना, बहुत सारे स्ट्रिप जोड़कर क्या होता है, ड्राइंग बोर्ड बनता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, बेटन आंसर होगा। देखो बहुत देर से तुम लोग कमेंट नहीं किया कि मजा आ रहा है। एक बार सब लोग कमेंट करो कि मजा आ रहा है, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताओ कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मजा आ रहा है तभी पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है ना, ऐसे टाइम पास नहीं। जल्दी से कमेंट करो कि मजा आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है, और मजा आ रहा है तो लाइक जरूर करिए, ठीक है ना। अगर मजा आ रहा है तो लाइक जरूर करें। गुड, मजा आ रहा है जैसे लिखते हैं ना तो पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आती है, माइंड बिल्कुल सचेत हो जाता है कि भाई इसको मजा आ रहा है पढ़ने में, इसको मजा आने दीजिए और इसको और पढ़ने दीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा दिमाग इसी पर कंसंट्रेट करता है ना कि जो चीजें हमारे लिए अच्छी हो वही करना है। तो हमारे लिए जब अच्छी कैसे पता चलेगा दिमाग को, जब बोलेंगे मजा आ रहा है, दिमाग समझ गया कि इसको काम में ये मजा आ रहा है, इसको और मजा आने दीजिए, ठीक है ना।
तो एक बार लिखिए सब लोग कि मजा आ रहा है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, लाइक बहुत कम करते हैं आप लोग, ठीक है ना? ठीक है, मजा आ रहा है? तो मजा आते थे बता दीजिए कि इसका नाम क्या है। ये क्या है? टी स्क्वायर है, ठीक है ना? टी स्क्वायर में ये वाला जो भाग है ना लंबा वाला, इसका नाम क्या है? बताओ इसका नाम क्या है? लाइक में कमी नहीं होना चाहिए, लाइक बहुत कम आ रहा है, तो लाइक में कमी कर रहे हो, बहुत गलती बात है, गलत बात है, ठीक है? लाइक में कमी नहीं हो, जल्दी से लाइक वाले बटन को दबाइए और मजा लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है? तो इसका नाम क्या है बाबू? इसका नाम होता है ब्लेड, ठीक है ना? बड़े वाले भाग को क्या बोलते हैं? ब्लेड बोलते हैं, इसको स्टॉक बोलते हैं। छोटे वाले भाग को स्टॉक और बड़ा वाले को ब्लेड, दोनों आपस में 90 डिग्री के कोण पे होते हैं, ठीक है? और जो टी स्क्वायर खरीदा जाता है, जिसका नामकरण होता है ब्लेड की लंबाई से होता है, ठीक है ना? ब्लेड की लंबाई से है। टी जीरो जो टी स्क्वायर होता है उसकी लंबाई कितनी होती है? टी जीरो ब्लेड की लंबाई कितनी होती है? कमेंट करो जल्दी से। भूल गया सब गधा है, किताब को कॉपी खोल रहा होगा। टी जीरो ब्लेड की लंबाई कितनी होती है? सब लोग कमेंट करें, इन्वॉल्व होइए, तब मजा आएगा। टी जीरो ब्लेड की लंबाई कितना होता है बताओ जल्दी से। आशुतोष, नीरज, आशुतोष बोल रहा है 1500। मजा आ रहा है? 1500 आना तो रिजल्ट आना शुरू हुआ। टी जीरो कितना होता है? 1500 mm का होता है, ठीक है ना? mm लगा देना, 1500 mm का होता है। सबसे बड़ा लंबाई का यही होता है हमारा, ठीक है? आगे बढ़े, देखो आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इटैलिक लेटर के केस में ए का मान बताओ। इसका मान पूछ रहा है, ये कितने डिग्री का होता है बाबू बता दो। इसका मान बताइए, इसका झुकाव कितना है इधर से, जल्दी से बताओ, इसका कमेंट करके बताओ हमें। सब लोग कमेंट अच्छा कर रहा है। रेलवे, अमित, भोजपुरी, अमन, नीरज, समीर, विशाल, रोहित, नितिन, शिवम, शिवा, सूरज, टुनटुन, पवन, मुकेश, महेश, अन्नू, मोनिका, राजा, कुणाल, संदीप, विशाल, पिंटू। चलो आंसर क्या होगा? 75 डिग्री होगा। और इधर से कितना होता है? 15 डिग्री होता है, ठीक है ना? और ये लेटर कौन सा है? इटैलिक लेटर है। कौन सा है ये? इटैलिक लेटर है। इटैलिक लेटर को झुका कर लिखते हैं, ठीक है? तो आंसर क्या होगा इसमें? देखो इसमें आंसर क्या होगा? 75 डिग्री, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। बोला तकनीकी ड्राइंग में अक्षरांकन कई शैलियों में किया जाता है, नीचे दिए गए शैली का नाम बताइए। ये कौन सा शैली है बाबू? इसका नाम बताओ। ये कौन सी शैली है, इसका नाम बताओ। ऑप्शन देखो यहां पे दिया हुआ है। ऑप्शन ए है गोथिक शैली, रोमन शैली, इटैलिक शैली या टेक्स्ट शैली। कौन सा शैली है बता दो जल्दी से। कौन सा शैली है ये? इस शैली का नाम है गोथिक शैली, ठीक है ना? जो मोटा लिखा रहता ना और सबकी डायमेंशन सेम होती है तो होता है गोथिक, ठीक है? गोथिक शैली है। नेक्स्ट, अक्षरांकन की शैली को पहचाने, ये कौन सा शैली है इसको बताइए। इसका बताओ, गोथिक है कि रोमन है कि इटैलिक है कि नेक्स्ट है इसमें टेक्स्ट शैली है, कौन सा है? कौन सा है ये? कमेंट करिए जल्दी से। सभी लोग कमेंट करके दिमाग में कचरा जो जमा है ना उसको बाहर निकालिए। जब तक आप कमेंट नहीं करें, गलत ही सही कमेंट कीजिए। रिकॉर्डेड देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है, कमेंट जरूर करिए। कमेंट करने से ना बहुत सारे दिमाग का कचरा बाहर निकलता है और चीजें आपको याद हो जाता है। रिवीजन करने का जरूरत नहीं पड़ता है, एक बार कमेंट करके पढ़ लीजिए, सब याद आ जाएगा, ठीक है?
तो ये कौन सा है? रोमन शैली। रोमन शैली में क्या होता है? मोटा और पतला लिखा जाता है। देखो के को देखो, नीचे वाला मोटा है, ऊपर वाला पतला है। ये भी को देखो, इधर वाला पतला, इधर वाला मोटा है, तो मतलब मोटा और पतला का कॉम्बिनेशन करके लिखा जाता है, तो उसको हम रोमन शैली बोलते हैं, ठीक है ना। और हल्का सा निकला रहता है, नोखी ऐसे, ठीक है ना, सब में देखो हल्का पोंछी निकला हुआ सब में, इसको रोमन शैली बोलते हैं। नेक्स्ट बताओ, अक्षरांकन की शैली को पहचाने, ये कौन सा शैली है? ये बताओ, ये कौन सा शैली में लिखा हुआ है? इसको पहचानिए। इसको बताओ, गोथिक है कि रोमन है कि इटैलिक है कि टेक्स्ट शैली है? पढ़ाए थे बाबू, पढ़ाए हुए क्वेश्चन को गलत नहीं करना, ठीक है ना, सब पढ़ाया हुआ है। तो ये कौन सा है? टेक्स्ट शैली है, टेक्स्ट स्टाइल है, ठीक है ना। ये टेक्स्ट, डी आंसर इसका सही है। इसका आंसर कौन सा सही है? डी है। सब पढ़ाया हुआ है, रिवीजन करते जाओ। ये बताओ कौन सा शैली है बाबू? ये कौन सा शैली में लिखा हुआ है? रोमन, गोथिक है कि रोमन है कि इटैलिक है कि टेक्स्ट है, कौन सा है ये? तो देखो ये सारा वर्ड जो ना हल्का सा झुका हुआ है, हल्का सा झुका हुआ है, ठीक है ना, हल्का सा झुका हुआ है, ठीक है। तो जो हल्का सा झुका हुआ रहता है वो वर्टिकल से 15 डिग्री और इधर हॉरिजॉन्टल से 75 डिग्री झुका रहता है, तो मतलब ये इटैलिक शैली है। इटैलिक शैली में ही हम वर्ड्स को झुका कर लिखते हैं, ठीक है, वर्ड्स को झुका कर लिखते हैं। 13 नंबर है, पूछ रहा है कि अक्षरांकन मीन अक्षरों के स्ट्रोक की मोटाई कितनी होती है? अक्षरांकन में अक्षरों की स्ट्रोक की मोटाई समान होती है। बताओ इसमें कौन से अक्षर है जिसके स्ट्रोक की मोटाई समान होता है? रोमन में कि गोथिक में कि इटैलिक में कि टेक्स्ट में? जो इसका स्ट्रोक होता है उसकी जो मोटाई होती है एक समान होती है सभी वर्ड में। मान लो अगर हम लिखते हैं इजी वे, इजी वे अगर लिखते हैं तो ये सारे जो वर्ड लिखे जा रहे हैं सबका मोटाई एक समान होगा। कौन से शैली में हम लिखेंगे? इसका आंसर बताओ, ए बी सी डी, कौन सा आंसर होगा इसका? जल्दी से कमेंट करके बताइए आप। वीडियो को लाइक और शेयर में कोई कमी नहीं करना है। बिक्की, अंजलि, लता, राम, प्रिंस, ललित, रवि, राजकुमार, ये लोग सब लोग बी बोल रहा है, गोथिक, ठीक है, ये सही है। गोथिक शैली में जो स्ट्रोक होता है ना वो एक समान होता है, सब एक समान होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मोटी एवं बारीक लाइनों को मिलाकर बनाए गए अक्षर कहलाते हैं। मोटा और बारीक लाइन को मिलाकर जो अक्षर हम लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? जैसे मान लो कि भी लिख रहे हैं तो भी रहेगा, ये वाला एक मोटा रहेगा और एक पतला रहेगा। एक मोटा और एक पतला दोनों लाइन को मिलाकर किस शैली में हम लोग लिखते हैं? रोमन में कि गोथिक में कि इटैलिक में कि टेक्स्ट शैली में? आंसर बताओ जल्दी से, आंसर जल्दी बताइए आप लोग। सनी, सूरज, लखन, शिवम, सुमित, रोमन, गोथिक सब लिख रहा है। एक आंसर बताओ यार कोई। तो इसका होगा रोमन लेटर। रोमन लेटर में हमेशा हम लोग एक मोटा और पतला लाइन दोनों को कॉम्बिनेशन से लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, कौन सा सजावटी अक्षर होते हैं जिनका प्रयोग तकनीकी ड्राइंग में नहीं किया जाता है? कौन सा सजावटी अक्षर होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग तकनीकी ड्राइंग में नहीं करते हैं? किसको नहीं करते हैं बाबू? देख लो इसमें से, रोमन लेटर का, गोथिक लेटर का, इटैलिक का और टेक्स्ट का। तो ये टेक्स्ट क्या होता है ना, चित्रकार लोग करते हैं। कौन करता है? पेंटर लोग यूज करते हैं। तो कहीं पेंटिंग हो रहा, ड्राइंग में हम लोग नहीं करते हैं, हीरोइन ड्राइंग में, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट है 16 नंबर, कौन सा अक्षर झुके हुए रहते हैं जिन्हें वर्टिकल से 15 डिग्री झुकाया जाता है? कौन सा अक्षर होता है इसमें जिसको झुका हुआ रहता है और वर्टिकल से 15 डिग्री झुका हुआ रहता है? कौन सा होता है भाई? रोमन लेटर में, गोथिक में, इटैलिक में, टेक्स्ट में? आंसर बताओ जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट करेंगे, इसका आंसर सभी लोग कमेंट करें।
इटैलिक में क्या होगा, इटैलिक में वर्टिकल से 15 डिग्री और हॉरिजॉन्टल से 75 डिग्री झुकाकर लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इटैलिक लेटर को वर्टिकल से कितने डिग्री झुकाया जाता है, इटैलिक लेटर को वर्टिकल से कितने डिग्री झुकाया जाता है। तो देखो यहां से वर्टिकल से 15 डिग्री बाएं कि वर्टिकल से 15 डिग्री दाएं कि उपरोक्त दोनों, बताओ। वर्टिकल से 15 डिग्री बाएं इधर कि वर्टिकल से 15 डिग्री दाएं किधर झुकाया जाता है। कि उपयुक्त दोनों, इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर क्या होगा, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट दोनों लिख रहा है सब लोग। बी राइट साइड 15 डिग्री, लेफ्ट साइड 15 डिग्री कोई लिख रहा है, राइट राइट लेफ्ट राइट सब लिख दो, लेफ्ट। तो ये ऐसे होता है, तो वर्टिकल से इधर झुकाएंगे ना, इधर की तरफ कितना होता है 15 डिग्री झुकता है, कितना होता है ये 15 डिग्री। तो किधर झुक रहा है, इधर दाएं झुक रहा है कि बाएं झुक रहा है, इधर बाएं हो जाएगा ना, इधर दाएं, तो दाएं तरफ हो रहा है ना, वर्टिकल से 15 डिग्री राइट। वर्टिकल से 15 डिग्री बाएं, बाएं से हम लोग 15 डिग्री झुकाते हैं कि दाहिने से झुकाते हैं, नहीं। तो क्या होगा, वर्टिकल से हम लोग बाएं झुकाते हैं, ठीक है ना, ये हो गया। इधर ऐसे झुकाते हैं तो इधर से झुका रहे हैं ना, इधर से ऐसे कर रहे हैं, तो बाएं से 15 डिग्री झुका रहे हैं, बाएं से 15 डिग्री, तो ये वाला आंसर सही होगा। हम लोग हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ, मतलब बाएं से 15 डिग्री झुका रहे हैं, ठीक है, बाएं से 15 डिग्री, ये सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 18 नंबर, IS 96091983 के अनुसार अक्षरों की ऊंचाई के प्रोग्रेसिव अनुपात में लिया जाता है। मतलब अक्षर की जो ऊंचाई होती है किसके प्रोग्रेसिव अनुपात में लिया जाता है। ऑप्शन है √3, √2, √5, √6, कौन सा होगा भाई। तो इसका आंसर होगा √2, बताए भी थे और याद भी रहना चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट है 19 नंबर, अक्षरों की लाइन की मोटाई के अनुसार खाली स्थान मानक अनुपात में होता है। अक्षरों की लाइन की मोटाई के अनुसार अक्षर खाली स्थान के मानक अनुपात में होते हैं। किसके मानक अनुपात में होते हैं भाई, तो 2 के मानक अनुपात में होते हैं, ठीक है ना, 2 के मानक अनुपात में होते हैं, 2। सब लोग आंसर अच्छा कर रहा है। नेक्स्ट 20 नंबर है, टाइप ए लेटरिंग में लाइन की मोटाई डी का मान क्या होता है। टाइप ए में क्या होता है बाबू, टाइप ए लेटर में क्या होता है, टाइप ए में क्या होता है H/14 होता है, और टाइप बी में क्या होता है H/10 होता है, यही होता है ना। तो क्या होगा आंसर हमारा H/14, डी वाला सही है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया 21 नंबर, टाइप बी में लेटरिंग की लाइन की मोटाई डी का मान क्या होता है। टाइप बी में डी का मान, टाइप बी में डी इक्वल टू क्या होता है H/10 होता है, ठीक है ना, याद रखना H/10 होता है। नेक्स्ट है 22 नंबर, इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन से अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन से अक्षर का प्रयोग होता है, कैपिटल लेटर का कि स्मॉल लेटर का कि दोनों का, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर होगा 22 का, तो कैपिटल लेटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। 23 नंबर, अच्छा अक्षरांकन ड्राइंग के रूप में अपीयरेंस एवं खाली स्थान को बढ़ाता है। अच्छा अगर हम लोग अक्षरांकन करते हैं तो अपीयरेंस के अलावा और किसको बढ़ाता है, तो ये क्या करता है, सफाई। अच्छा अक्षरांकन ड्राइंग के रूप में अपीयरेंस एवं सफाई को बढ़ाता है, मतलब साफ सुथरा दिखेगा, ठीक है ना, लीजिबिलिटी को बढ़ाता है, साफ सुथरा साफ दिखेगा, ठीक है ना। अच्छा अगर हम अक्षरांकन करेंगे तो हमारा साफ सुथरा और बढ़िया दिखता है, ये आंसर होगा इसका। दिख रहा है कि 2 शब्दों के बीच में आमतौर पर कितना का अंतर रखा जाता है। 2 शब्दों के बीच में, राम और मोहन, राम और मोहन के बीच में जो ये गैप है, ये दोनों के बीच में गैप आमतौर पर कितना रखा जाता है।
अक्षरों की चौड़ाई के समान, अक्षरों की ऊंचाई के समान उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जो गैप रखते हैं ना, तो ये जो ऊंचाई है ना, इसी ऊंचाई के अनुसार यहां पे हम लोग गैप रखते हैं, ठीक है ना। मतलब ये ऐसे माना जाता है, मेजर करके नहीं बनाया जाता है। एक लिमिट होता है कि भाई जितना ऊंचा शब्द लिख रहे हैं उसी के अनुसार यहां गैप भी दे दीजिए दोनों के बीच में, ठीक है ना। तो क्या होगा, अक्षरों के ऊंचाई के समान, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से लेटर को फ्री हैंड लिखा जाता है, सिंगल स्ट्रोक हो कि डबल स्ट्रोक हो, इनमें से दोनों, कौन से इनमें से कौन से लेटर को फ्री हैंड लिखा जाता है। तो मालूम ही आपको कि फ्री हैंड जो लिखते हैं वो सिंगल स्ट्रोक लेटर को लिखते हैं। फ्री हैंड हम लोग किसको लिखते हैं, सिंगल स्ट्रोक लेटर को फ्री हैंड लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 26 नंबर, आईएएस के अनुसार अक्षरों की ऊंचाई, चौड़ाई और मोटाई के कई मानक है। अक्षरों को निम्नलिखित में से किसके अनुसार नामित किया जाता है, किसके अनुसार नामित किया जाता है भाई। तो हमेशा अक्षर को हम लोग हाइट के अनुसार नामित करते हैं। किसके अनुसार करते हैं, हाइट के अनुसार, कि कितना ऊंचाई है। तो बता देना टाइप ए में एच इक्वल टू ये था ना, सॉरी डी इक्वल टू एच बाई 14 था, और डी इक्वल टू बी टाइप में एच बाई 10। तो मतलब हाइट से हम लोग क्या करते हैं, नामित करते हैं। नेक्स्ट है लेटरिंग ए में बड़े अक्षरों की ऊंचाई होती है। बड़े अक्षरों की ऊंचाई कितना होता है, लेटरिंग में हम लोग कैपिटल लेटर ए टाइप में हम लोग अक्षरों की जो ऊंचाई रखते हैं, कितना रखते हैं, तो 10 बाई 14, जाकर देख लेना टेबल में, 10 बाई 14 इंच, ठीक है। पहला वाला सही है, ये सब याद करने वाला चीज है, याद रखना। अक्षरों के बीच कम से कम दूरी होती है, अक्षरों के बीच कम से कम कितनी दूरी होती है, अक्षरों के बीच ए बी सी, इसके बीच में दूरी कितनी होती है, तो 2 बाई 10 इंच होता है, ठीक है ना, 2 बाई 10 इंच होता है। नेक्स्ट है हमारा 29 नंबर, अक्षरों की लाइन की मोटाई क्या होती है। अक्षरों की लाइन की मोटाई क्या होती है, अक्षरों की लाइन की मोटाई होता है 1 बाई 14 इंच, ठीक है ना, 1 बाई 14 इंच होता है। आंसर होगा ये सी। नेक्स्ट है अक्षरांकन में शब्दों के बीच की दूरी होती है, अक्षरांकन में शब्दों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो ये होता है 6 बाई 14 इंच, ठीक है ना, 6 बाई 14 इंच। याद करने वाला है, इसलिए हम टाइम नहीं दे रहे, चल टाइम भी हो गया। निम्नलिखित में से किन बड़े अक्षरों की चौड़ाई 7D होती है, इनमें से किसकी चौड़ाई होती है जो 7D होती है। चार्ट देख लेना, याद आ जाएगा। एस जो होता है ना, एस का 7D होता है, ठीक है ना, एस का चौड़ाई 7D होता है, याद रखना। नेक्स्ट है 32 नंबर, निम्न में से किस छोटे अक्षर की चौड़ाई 4D होती है। छोटे अक्षर की चौड़ाई 4D इनमें से किसका होता है, तो टी जो होता है ना, टी का जो चौड़ाई होता है 4D होता है, ये वाला सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 33 नंबर, ड्राइंग के मुख्य शीर्षक कितने मिलीमीटर की ऊंचाई में लिखा जाता है। ड्राइंग का जो मुख्य शीर्षक होता है, जो टाइटल होता है, कितने mm में लिखा जाता है, बताओ आंसर। तो 6 से 8 mm की ऊंचाई में ड्राइंग का जो टाइटल होता है उसको लिखा जाता है। 6 से 8 mm में ड्राइंग का टाइटल लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 34 नंबर, ड्राइंग के उप शीर्षक कितने मिलीमीटर की ऊंचाई में लिखा जाता है। ड्राइंग का जो उप शीर्षक होता है ना, कितने mm की ऊंचाई में लिखा जाता है, तो 3 से 6 mm के में हम लोग ड्राइंग के सब टाइटल को लिखते हैं। टाइटल 6 से 8 mm, उप टाइटल उप शीर्षक 3 से 6 mm में लिखा जाता है, ठीक है। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने कि विभिन्न नोट्स बीमाओं को कितने मिलीमीटर की ऊंचाई में लिखा जाता है। नोट्स और बीमा को कितने मिलीमीटर की ऊंचाई में लिखा जाता है, ठीक है, 5 mm की, 6 mm की, 7 mm की, 8 mm, ठीक है ना। तो नोट्स बीमा लिख रहा तो सबसे कम 5 mm होगा, इसमें सबसे कम कितना है 5, तो 5 mm की मोटाई में हम लोग, ऊंचाई में हम लोग लिखते हैं, इस 5 mm रखते हैं, ठीक है। तो आज ये पीडीएफ समाप्त हो गया, खत्म हो गया, अब नहीं है, ठीक है ना, अब आंसर है इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर आपका लाइन शुरू होगा, और लाइन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। और ये मंडे को शुरू करेंगे लाइन, चैप्टर नंबर 4 शुरू होने वाला है लाइन, इसके बाद प्रोजेक्शन शुरू हो जाएगा। जो लाइन नहीं पढ़ेगा उसको प्रोजेक्शन समझ में नहीं आएगा। प्रोजेक्शन जो होता है ना, ये यहां से 50% क्वेश्चन
आपको प्रोजेक्शन से आता है। 50% जो क्वेश्चन होता है ना, जो 50% क्वेश्चन आता है प्रोजेक्शन से आता है, प्रोजेक्शन से आता है, ठीक है। और प्रोजेक्शन समझने के लिए लाइन समझना काफी जरूरी है। जो लाइन नहीं पढ़ेगा उसको प्रोजेक्शन समझ में नहीं आने वाला है। इसीलिए आप लोग लाइन वाले क्लास को मिस मत करना। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, चाहे लाइव में नहीं है, रिकॉर्डेड में नहीं है, तो आप जब लाइन हम पढ़ाएंगे तो लाइन तक पीछे के सारे जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं ना उसका रिवीजन कर लेना, नोट्स बनाना, सब कर लेके रेडी रहना। क्योंकि प्रोजेक्शन जब शुरू करेंगे तो प्रोजेक्शन सबसे लंबा क्लास होगा और ये 10 दिन 15 दिन तक चलेगा, ठीक है। और इसमें एक एक बारीकी से चीजों को देखना होता है, नहीं तो प्रोजेक्शन बड़े बड़े लोगों को समझ में नहीं आता है। और हम पढ़ा रहे हैं तो एक गधे को भी हम प्रोजेक्शन समझा देंगे, और गधों को प्रोजेक्शन समझाने के लिए गधों को लाइन आना चाहिए। तो लाइन काफी इजी है, समझ जाइएगा तो प्रोजेक्शन समझ जाइएगा। जो जो मिस करेगा लाइन, प्रोजेक्शन नहीं समझ में आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है कि सभी लोग मंडे को रेडी रहेंगे। मंडे को हम लाइन पढ़ाएंगे, नहीं तो ज्योमेट्रिक का जो टेस्ट अगर आप लोग दे लीजिएगा तो उसका हम सोल्यूशन करा देंगे। लेकिन कोशिश हम करेंगे कि लाइन पढ़ाने के बाद ही क्वेश्चन कराएं, कि लाइन का रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो सभी लोग पीछे के जितने चैप्टर है, जो भी पढ़े नहीं पढ़े उसको कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब ओरिजिनल वाला ड्राइंग शुरू होने वाला है, जो एग्जाम में आता है जहां से प्रश्न, उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो एक बार सब लोग लिखेंगे कि मजा आ रहा है, ठीक है, मजा आ रहा है, कमेंट और लाइक कर दीजिए कि मजा आ रहा है। इसी जो कमेंट नहीं करेगा उसको प्रोजेक्शन नहीं समझ में आएगा। जो कमेंट लाइक शेयर नहीं करेगा उसको प्रोजेक्शन नहीं समझ में आएगा। इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि गुरुजी के प्रति उसका लगाव नहीं है। अगर गुरुजी को प्रति लगाव है, श्रद्धा भाव है, श्रद्धा भाव से ही शिक्षा ग्रहण होती है, ठीक है ना। तो श्रद्धा भाव रखते हैं तो लाइक शेयर कमेंट में कमी मत करें। और सब लोग लिखे कि मजा आ रहा है, एक बार सब लोग लिख दीजिए कि मजा आ रहा है, और मजा लेकर यहां से चले जाइए। और मिलते हैं अगले क्लास में, एक बेहतरीन क्लास में। और प्रोजेक्शन 100% गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। और ये मेरी जिम्मेदारी है कि प्रोजेक्शन से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। बस इंतजार करो प्रोजेक्शन का, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच सबको।